बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह पावर प्लांट्स में जनरेटर की साइजिंग हम करते हैं, ठीक है, और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या केसेस हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं वाइल डिसाइडिंग द जनरेटर, वाइल डिज़ाइनिंग द जनरेटर, ठीक है। तो अब जनरेटर जो होता है, सबसे पहले तो आप कौन सा जनरेटर यूज़ करना है, यानी किस टाइप का जनरेटर यूज़ करनी है, डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे कि हम कहाँ ये पावर प्लांट हमारा किस लोकेशन पे है, ठीक है। तो अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रो पावर प्लांट है, अगर हम इसको कराची में लगाएंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा डैम्स लगाने पड़ेंगे। तो इसी तरह इस तरह के फैक्टर्स हमें कंसिडर करना होते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हम वो पावर प्लांट लगाएंगे, यानी अगर बीइंग एन इंजीनियर हम अगर कुछ डिज़ाइनिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें इसको इकोनॉमिकली भी देखना होता है, सही है। अब जैसे कि अगर हम थर्मल पावर प्लांट में जाते हैं तो थर्मल पावर प्लांट पे हमारे पास कोयल और ऑयल होता है। तो हमें पता है कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती हैं। जैसे कोयल को हम पहले पल्वराइजेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, इसको थिन करते हैं, ठीक है, और फिर ड्राई वॉश करते हैं। इस तरह की प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए। और फिर जब कंबस्ट करते हैं तो कंबस्शन में जो बॉयलर होता है, तो बॉयलर में भी हमें देखना होता है कि वो आइदर आपका फायर ट्यूब बॉयलर है या वाटर ट्यूब बॉयलर है। अब फायर ट्यूब बॉयलर होता है, ये डिसाइड हमें करना होता है। अगर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है अगर हमारा, तो उसमें हम फायर ट्यूब बॉयलर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो स्टीम होती है ना, जो आपकी जब हम फ्लू गैसेस जो बनाते हैं, यानी जब कंबस्ट होता है आपका कोल तो कंबस्ट होने के बाद जो फ्लू गैसेस बनती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो फ्लू गैसेस जो होती हैं वो बेसिकली हाई एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, जो कि आपके पास जो आपकी वाटर जो होता है सराउंडेड जो पाइप्स में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अब जब उसको हीट करती हैं, जब आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी वाटर जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से एफिशिएंट नहीं समझा जाता। अब ये डिसाइड करना होता है कि हम कहाँ किस प्रोजेक्ट हमारा किस पर्पज़ के लिए। सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जब हमें लोड प्रोफाइल भी देखनी होती है कि हमारी डिमांड क्या है, यानी डिमांड किस तरह ओवर द टाइम वेरी कर सकती है। तो इस तरह हमें लोड प्रोफाइल को भी कंसिडर करना होता है, ठीक है। और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हमें सबसे पहले तो इनिशियल कॉस्ट देखनी होती है कि उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, कितने जनरेटर्स हमें लगाने होंगे। अगर रिलायबिलिटी कंसर्न है तो फिर जनरेटर हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा लगें, तो वो केसेस हम इंशाल्लाह भी देखेंगे। और इसी तरह अगर ऐसा है कि आपको क्या कहते हैं, आपका जो एरिया है वो देखा जाएगा, यानी अगर जितने ज़्यादा जनरेटर्स लगेंगे, जाहिर सी बात है कॉस्ट इस तरह भी बढ़ सकती है, कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि आपको ज़्यादा एरिया रिक्वायर होगा, ठीक है। अब जनरेटर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जनरेटर्स जाहिर सी बात है शुरू में एज अ मोटर एक्ट करते हैं, तो क्या हमें स्टैंड बाय जनरेटर्स या ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। यानी जो हमारे पास स्टैंड बाय जनरेटर्स होते हैं इनको हम ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के थ्रू ऑपरेट करवाते हैं, ताकि फिर हम, क्योंकि जब तक आपका मेन जनरेटर होता है, जब तक वो अपनी 60% रेटेड स्पीड तक नहीं आ जाए, उस वक्त तक वो एज अ जनरेटर काम नहीं करता, वो एज अ मोटर एक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी पावर प्लांट में ऐसा नहीं होगा बस आपके पास आपने डायरेक्ट ऑन किया वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करना शुरू करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू मैकेनिकल इनपुट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। अगर जनरेटर्स बढ़ रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ जनरेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है फिर हमें डीजल इंजन्स भी चाहिए होंगे। अगर डीजल जनरेटर डीजल इंजन चाहिए होंगे। अब इंजन में ये देखा जाता है कि फ्यूल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर वो हैवी फ्यूल ऑयल है, तो हैवी फ्यूल ऑयल में जो फ्रैक्शंस होते हैं क्रूड ऑयल के, वो प्योर आपका डीजल नहीं होता, वो इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इनको हम देखेंगे। फ़िलहाल जनरेटर साइजिंग में ये तीन केसेस होते हैं। पहला होता है सिंगल लार्ज यूनिट। सिंगल लार्ज यूनिट होता है कि एक ही आप डिमांड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज 3000 किलोवाट या मेगावाट में सपोज कर लेते हैं, आपके पास एक डिमांड है, तो आपने क्या किया, उसी का थोड़ा सेफ्टी मार्जिन रख के आपने 500 मेगावाट का एक जनरेटर लगा दिया, सही है। तो अब सेफ्टी मार्जिन भी रखा जाता है ना, सेफ्टी मार्जिन भी रखा जाता है क्योंकि लॉसेस को भी कंसिडर किए जाते हैं। तो सेफ्टी मार्जिन के साथ ही हम जिसका बोलते हैं रिजर्व कैपेसिटी, वो आगे हम देखेंगे। तो अब आपने जनरेटर बना दिया, अब आपने एक सिंगल यूनिट रखा हुआ है जनरेटर में। अब क्या होगा, अगर इस फ़ायदा क्या होगा, सबसे ज़्यादा कम स्पेस होगी इसमें। अगर आप एक जनरेटर सबसे मैक्सिमम रेटिंग रख लोगे, ठीक है,
यानी आपने 5000 मेगावाट का रख लिया और 3000 मेगावाट आपकी डिमांड थी लेट्स सपोज, या 3000 मेगावाट का डिज़ाइन कर दिया आपने उसी प्रोफाइल के हिसाब से, उसी डिमांड के हिसाब से। तो फ़ायदा ये होगा कि आपको कम लेबर चाहिए होगी, कॉस्ट मेंटेनेंस कम हो जाएगी, कॉस्ट फॉर द मेंटेनेंस, बेटर एफिशिएंसी होगी आपकी, ठीक है। तो कि ज़ाहिर सी बात है जब पीक डिमांड होगी तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है वो एक ही जनरेटर काफ़ी होगा उसको फुलफ़िल करने के लिए, और आपको वही मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर एक जनरेटर फेल हो गया तो कि वो सेंट्रल पॉइंट है, अब वो एक ही जनरेटर अब ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो एंटायर आपका सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगी, तो आपका स्टेशन क्या हो जाएगा, वो शट डाउन हो जाएगा। ये नुकसान होगा, बैकअप में कुछ भी नहीं है। दूसरा नुकसान ये होगा आप अगर लो डिमांड आ गई आपके पास, ये तो पीक डिमांड के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट था, लेकिन अगर डिमांड कम हो गई, लोड इतने नहीं ऑपरेट हो रहे, तो क्या होगा कि वो अंडर यूटिलाइजेशन में चला जाएगा। उससे भी क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसकी एग्जांपल इस तरह समझे कि आपने एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाया, उसमें आपने हर तरीके से एक्सपेंसिव लगा के फैसिलिटी आपने दे दी हैं, पंखे भी हैं उसमें, एसी भी, हर चीज़ है। लेकिन नुकसान ये है कि अब कस्टमर नहीं आ रहे, तो क्या होगा, ऑल दो आपने तो जनरेशन साइड पे तो बहुत अच्छा आपने जनरेटर बनाया हुआ है, सप्लाई आपकी तरफ से बेहतरीन आ रही है, लेकिन डिमांड ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है लेट्स सपोज, तो क्या होगा, आपको एक तो इकोनॉमिकल लॉस होगा, सबसे बड़ा लॉस तो आपका इकोनॉमिकल का होगा, अब रिकवरी नहीं हो रही, ठीक है। दूसरा अगर टेक्निकल लॉस देखें तो आपका क्या लॉस होता है, फ्रिक्शन और मेंटेनेंस लॉसेज बढ़ जाते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा आपका होता है, कलर वाला करें, 2 इक्वल साइज यूनिट्स। अब 2 इक्वल साइज यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब आपने एक डिमांड को पूरा करने के लिए, यानी 5000 मेगावाट की डिमांड 3000 मेगावाट हमने सपोज किया हुआ था, उसको पूरा करने के लिए आपने उसी रेटिंग के, यानी या तो उसी रेटिंग या उससे थोड़ा मार्जिन रख के आपने क्या कर दिए, 2 जनरेटर लगा दिए, यानी लेट्स सपोज 3000 मेगावाट की 2 जनरेटर लगा दिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि ये जो आपका पहला वाला जो वो था, क्या कहते हैं, पॉइंट था, जिसमें क्या हो रहा था, एक जनरेटर जब जनरेटर आपका फेल हो जाता है लेट्स सपोज, तो उस वक्त आपके पास और कोई बैकअप नहीं, इसमें आपको बैकअप मिल जाएगा। तो पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बैकअप मिल जाएगी, इसमें आपकी ये होगा कि सप्लाई या मेंटेनेंस के केस में या किसी भी फॉल्ट के केस में सप्लाई आपकी इंटरप्ट नहीं होगी। दूसरा ये होगा कि वही नीचे लिखा है, एक मशीन अगर रिपेयर पे चली जाए, मेंटेनेंस पे चले जाए, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब अब कैपिटल कॉस्ट क्यों बोल रहा हूँ, इनिशियल कॉस्ट, यानी आपकी एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरा कैपिटल कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट की 2 जनरेटर्स हैं, वही अगर डीजल बेस्ड जनरेटर हो तो आपको अलग से डीजल इंजन लगाने होंगे, उनकी अलग कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, लेबर बढ़ जाएगी आपके पास, लेबर को भी आपको पे करना होगा, तो किसी से पहले 2 जनरेटर मेंटेन करना है आपको, ठीक है। और अंडर यूटिलाइजेशन, तो ये तो दोनों में अंडर यूटिलाइजेशन क्या है कि लेट्स सपोज आप डिमांड ही इतनी नहीं है तो अंडर यूटिलाइजेशन आ जाएगी आपके पास, क्योंकि आपने ज़ाहिर सी बात है अब 500 सेट लेट्स सपोज 3000 मेगावाट है, सही है, आपका पीक लोड है, अब क्या मतलब आपने जनरेटर की रेटिंग रखी हुई है मेगावाट ना, अब क्या हो रहा है, आपके पास लोड ही इतने नहीं है, आपको पता चला 1000 जैसे 3000 मेगावाट का आपने डिज़ाइन किया और 1000 मेगावाट आपके पास लोड आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन, यानी इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इतना रिलायबल नहीं है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये कि इससे बेहतर क्यों है ये, क्योंकि इसमें बैकअप है। अगर इसमें ऐसा होता है कि आपका एक ही जनरेटर है तो फेल हो गया तो आपके पास कुछ भी बैकअप नहीं, इसमें बैकअप मिल जाएगा आपको एटलीस्ट, ठीक है, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तीसरा आपके पास होता है कि चूज़ द नंबर ऑफ सेट टू फिट द लोड कर्व, यानी लोड कर्व के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आप जनरेटर को डिज़ाइन करते हो। फॉर एग्जांपल 3000 मेगावाट का लोड है, आपने उसी के फ्रैक्शन मतलब उसी को आपने डिवाइड कर दिया, उसी को डिवाइड करते हुए आपने जनरेटर लगा दिए। लेट्स सपोज आपने 3000 मेगावाट है, आपने 1000 मेगावाट के 3 जनरेटर्स लगा दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब 1000, मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी थी ना कि अब 1000 मेगावाट लोड अगर इस केस में आ जाएगा तो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगी इस केस में, क्योंकि दोनों जनरेटर्स तो 3000 मेगावाट पे बने हुए। लेकिन इसमें क्या होगा, जब आप डिवाइड कर दोगे जनरेटर्स को, यानी इसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स तो बढ़ जाएंगे, यूनिट्स तो बढ़ जाएंगे, क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि अब अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होगी एटलीस्ट, समझ आ रही। तो ये फ़ायदा होता है। जनरेटर कैन बी स्विच ऑन ऑफ डिपेंडिंग ऑन डिमांड, मतलब डिपेंड फॉर एग्जांपल 1000 मेगावाट का लोड चल रहा है, आपने दोनों को बंद कर दिया, आपने सिर्फ 1000 मेगावाट का लोड ऑन कर दिया, ये फ़ायदा होगा आपको।
और अगर एक जनरेटर फेल हो जाता है तो ये तो फ़ायदा आपको उसमें भी था सेकंड वाले केस में भी कि एक जनरेटर फेल हो जाएगा तो बाकी जनरेटर जो दो हैं, लेट्स सपोज अगर आपने 3000 मेगावाट की डिमांड पूरी करने के लिए 3 जनरेटर्स लगाए हैं तो आपको पता है कि वहाँ से कंपनसेशन हो जाएगी। अगर एक जनरेटर फेल हो जाएगा तो एटलीस्ट 2000 मेगावाट की जनरेटर होंगे। लेकिन अभी भी ये इस केस में फेल हो जाएगा कि इसका एक तो ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तीनों मेंटेन रखना, बाद में डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करना। उस पहले वाले में तो मेंटेनेंस बहुत ईजी थी। क्यों? तुम्हें पता है एक ही जनरेटर है, इसको एक ही मेंटेन करना है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन तो है नहीं। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, आपको फ्यूल को भी मेंटेन रखना है, आपको लेबर को भी देखना है। हाई में ऑब्वियस बात है कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, बिल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, रनिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। रनिंग कॉस्ट क्या, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी आपके पास। सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह इसको हाइब्रिड बनाना है कि आपके पास अंडर यूटिलाइजेशन भी ना हो और आपके पास इस तरह प्रॉब्लम ना हो। यानी हमें इसी केसेस को देखते हुए ना प्रॉब्लम को एनालाइज करना और जनरेटर डिज़ाइन करना है। सही है। तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल है। अच्छा, ये बेसिक चीज़ लिखी हुई थी, पढ़ लेगा। लोड प्रोफाइल क्या होता है कि डिमांड जब आपकी ओवर टाइम चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं लोड प्रोफाइल। और लोड फैक्टर क्या है कि जब हम एक पावर कितने टाइम तक यूज़ हुई है, ठीक है, तो हम इसके हिसाब से एक लोड फैक्टर बताते हैं कि कैपेसिटी, जनरेटर कैपेसिटी के हिसाब से आपके पास कितनी पावर आपकी कंज्यूम हुई लोड एंड पे, तो ये आपका होता है लोड फैक्टर। ठीक है। तो अब ये आप तो न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसमें क्या है, ये आपके पास एक गिवन है। अब ये पावर स्टेशन हैज़ टू सप्लाई द फॉलोइंग लोड। अब ये लोड चल रहे हैं इतने टाइम तक। मेरे ख्याल में ईपीडीओ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी इस तरह की, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे पता चल गया कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। ठीक है। और इसी हिसाब से हमने जनरेटर डिज़ाइन करना है। सही है। तो क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, सॉरी। ड्रॉ द लोड कर्व, कैलकुलेट लोड फैक्टर। लोड कर्व पहले बना लेते हैं। लोड कर्व आपका इस तरह बन रहा है। सही है। यानी आप 24 आवर्स के हिसाब से क्या करते हैं, जितना आपकी पावर कंज्यूम हो रही होती है वो हम लिख लेते हैं आवर्स के हिसाब से। ये मेरे ख्याल में इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लोड ड्यूरेशन कर्व थोड़ा अलग होता है। लोड ड्यूरेशन कर्व में हम मैक्सिमम से चलते हैं, मैक्सिमम कितनी कंज्यूम हुई, और फिर एक एक स्टेप हम जो वोल्टेज का होता है उसको कम करते चले जाते हैं। यानी सबसे मैक्सिमम पहले आती है, इसके बाद इससे मैक्सिमम, फिर इससे मैक्सिमम, सबसे कम आ रही आखिर में। तो ये आपके लोड कर्व है। और एक होता है लोड ड्यूरेशन कर्व, वो थोड़ा अलग होता है। सही है। उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम लोड ने कितना पहले कंज्यूम किया, पावर कंज्यूम की, ठीक है, विद इन द टाइम इन आवर्स। और फिर उससे कम वाला लोड आता है, फिर इस तरह है ना, इस तरह आपके पास बन रहा होता है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। दोनों टाइम ड्यूरेशन कर्व ही है, मतलब दोनों में ये टाइम इन आवर्स ही आ रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है बनाने में। ठीक है। तो ये आपका लोड कर्व हो गया। सही है। तो अच्छा, लोड कर्व हो गया। अब आपके पास इसके बाद है, मैंने क्या किया इसके बाद, इसके सेलेक्ट द नंबर एंड साइज ऑफ द जनरेटर। अब हमें नंबर ऑफ साइज जनरेटर सेलेक्ट करना है और इनकी पावर रेटिंग डिसाइड करनी है। बस ये काम करना है फ़िलहाल। आगे लिखा हुआ एक पॉइंट, रिलायबिलिटी ऑफ अ सप्लाई इज़ टू बी मेंटेन। यानी रिलायबिलिटी बोला हुआ है कि रिलायबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। यानी पहला केस तो अप्लाई नहीं हो सकता। अगर हम एक ही जनरेटर डिज़ाइन कर लेंगे तो अगर ऐसा होता कि वो फेल हो जाए तो फिर रिलायबिलिटी तो गई, पावर ही इंटरप्ट हो जाएगी। तो हमें इसको बहुत इसको क्रिटिकल रखना है इस वाइल कंसिडरिंग और डिज़ाइनिंग द जनरेटर। तो मैंने क्या किया है अच्छा, ये ऑल्दो ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, लेकिन इसमें अप्रोच मेरी अलग है। ये आपको शायद बुक में मिल जाए सॉल्व एग्जाम्पल, लेकिन मेरी अप्रोच इसमें काफ़ी डिफरेंट है। यानी जब मैंने जनरेटर सेलेक्ट किया ना, उसमें मैंने जनरेटर अपने हिसाब से देखें कि क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज है। न्यूमेरिकल आपको बुक में सॉल्व तो मिल जाएगा, लेकिन अप्रोच जो है ना वो डिफरेंट होगी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई टू बी मेंटेन, सो कंसीडरिंग नंबर ऑफ जनरेटर अकॉर्डिंगली। मैंने 5 यूनिट से अप्रोच कर ली। अब इसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि रिलायबिलिटी हमारा कंसर्न है, तो इसका मतलब कॉस्ट का इतना बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि आगे लिखा होता है कि हमें कॉस्ट इकोनॉमिकली बनाना है, तो फिर हमें देखना होता है कि नहीं जनरेटर के साइज, जनरेटर के जो यूनिट्स है वो कम रखने होंगे फिर। लेकिन यहाँ पर चूँकि रिलायबिलिटी बोला गया कि रिलायबिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस लोड प्रोफाइल, तो अब क्या होगा कि मैंने अपने हिसाब से 5 यूनिट्स। अच्छा, 5 यूनिट्स जो है ना वो किस तरह डिवाइड किया मैं बता देता हूँ। अब साइज ऑफ जनरेटर मैंने बनाया, साइज ऑफ जनरेटर बताया क्या मैंने सोचा कि
3 500 किलोवाट के रख लेते हैं। अच्छा, ये साइज़ ऑफ जनरेटर मेरा डिपेंड करेगा पीक डिमांड पे, सही है। तो मतलब पीक लोड कहते हैं, सॉरी मैक्सिमम डिमांड कहते हैं या पीक लोड कहते हैं। अब इसमें मुझे बताएं पीक लोड क्या है, पक्का 2500 किलोवाट, ठीक है। यानी 250 किलोवाट का आपके पास क्या है, पीक लोड आपका ऑपरेट हो रहा है और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे हो रहा है, वो यहाँ लिखे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो केस 3 अप्लाई किया। केस 3 क्या कह रहा है कि आप लोड के हिसाब से, लोड कर्व के हिसाब से आप नंबर ऑफ़ सेट्स को सेलेक्ट कर लो। तो मैंने क्या किया, अच्छा सेट मतलब यूनिट्स जनरेटर्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 500 सेलेक्ट किया, 500 के सेलेक्ट कर लिए, कितना हो गया 1500 हो गया। और एक मैंने 1000 किलोवाट का रख लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मैं अगर ये भी 500 का रख लेता, इसकी मैंने रीज़न ये दिया, अगर ये भी 500 का रख लेता तो फिर एक मसला ये होता कि एक तो जनरेटर्स बढ़ जाते और जनरेटर बढ़ रहे हैं तो ऐसे स्पेस वगैरह मेंटेनेंस सब इशू हो सकता है। तो मैंने 3 500 किलोवाट के रखे और एक 1000 किलोवाट का रखा। और मैंने क्या किया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू केस 3 यही अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने क्या किया, नंबर सेट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी उसी डिमांड कर्व को देखते हुए मैंने क्या किया, जनरेटर सेलेक्ट किए। एक मैंने केस 2 ये अप्लाई किया कि मैंने इसको, यानी मैंने एक हाइब्रिड डिज़ाइन बनाया, इस पर केस 3 भी अप्लाई हो रहा है, केस 2 भी अप्लाई हो रहा है, मैंने एक बैकअप भी रख लिया। अब बैकअप रखते हुए सबसे पहले डिसाइड किया जाता है और ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनरेटर की रेटिंग कौन सी है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा 1000 किलोवाट है, तो मैंने 1000 किलोवाट का बैकअप बना लिया। तो अब कितने हो गए, यानी आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, फिर इंस्टॉल कैपेसिटी बोल सकते हैं 3500, ठीक है। ये मेरी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी। इसमें रिज़र्व कितना है, 1000 किलोवाट मेरा रिज़र्व है। क्यों, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आप देखें कि आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है 3500, और उसमें आपकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो कितनी है 2500। तो माइनस कर देंगे, आपके पास रिज़र्व कैपेसिटी। रिज़र्व कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जब वेरीफाई करा रहा हूँ तो मैं बताऊँगा कि रिज़र्व का फ़ायदा क्या होगा, सही है, बताऊँगा आप, सही है। तो अभी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं इसको। अब है एनर्जी कंज्यूम इन 24 आवर्स, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। कैसे मालूम करते हैं इसको, सिंपल आवर्स के हिसाब से। पहला जो लोड है 500 वाला वो 6 घंटे चल रहा है आई थिंक, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड या टोटल यूनिट्स जनरेटेड, ये भी कह सकते हैं, टोटल यूनिट जनरेटेड या टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड, सही है। तो ये आ गई 38,750 किलोवाट आवर। अब निकालना है हमें लोड फैक्टर। अच्छा, ये काम हो गया। नंबर एंड साइज ऑफ जनरेटर सेलेक्ट हो गए, रिलायबिलिटी भी हमने कंसर्न रख ली, लोड फैक्टर निकालना है, लोड कर्व भी बना दिया। लोड फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, सबसे पहले तो हम उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइम से, ताकि एवरेज लोड हमें पता चल जाए। तो एवरेज, कहाँ गया मैं, सॉरी, एवरेज लोड कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज़ 24 आवर। तो इससे डिवाइड किया हमने, हमें मिल गया एवरेज लोड। एवरेज लोड मिलने के बाद अब क्या किया, लोड फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। लोड फैक्टर कैसे निकालेंगे, एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। क्या है मैक्सिमम डिमांड 2500, एवरेज लोड क्या है, ये आया, डिवाइड किया 0.64.5% आ गया हमारे पास लोड फैक्टर की, यानी इतनी परसेंटेज ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू दी गिवन कैपेसिटी, हमारा इतना लोड कंज्यूम हो रहा है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है कि कितने रेशो से आपके पास जनरेशन हो रही है। तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस इन टोटल आवर्स, एनर्जी प्रोड्यूस इन टोटल आवर्स, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, कितने यूनिट्स जनरेट होते, 38,750 किलोवाट आवर्स हमारे पास यूनिट्स जनरेट होते, डिवाइड बाय एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस एज पर पीसी। पीसी क्या है, पावर कैपेसिटी। तो क्या है, एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस एज पर पीसी मैक्सिमम पावर इन टोटल आवर्स। मतलब इसका ये है कि ऊपर तो एनर्जी प्रोड्यूस इन टोटल आवर्स आ गया, यानी कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, या कितने यूनिट्स जनरेट हुए अकॉर्डिंग टू लोड इन 24 आवर्स, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, ये इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई है।
कितने आवर्स में, 24 आवर्स में, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से तो न्यूमरेटर तो आ जाएगा, डिनोमिनेटर कैसा आएगा, कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है 3500 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आ जाएगा। कितना आ रहा है 0.461। तो ये काम तो हो गया। अब हमें स्केड्यूल बनाना है, ऑपरेटिंग स्केड्यूल क्या होगा, सिंपल। अब मैं इसको थोड़ा जस्टिफाई भी करूँगा अपने आंसर को। तो ऑपरेटिंग स्केड्यूल इस तरह होगा कि अगर 11 PM टू 5 PM AM देखें तो रात के वक्त ऑब्वियस बात है, तो अभी इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही होती, तो लोड हमारा कम है, कंजम्पशन कम है, तो 500 किलोवाट का है। तो सिर्फ एक जनरेटर जो 500 किलोवाट का, यानी अच्छा मैं अपने कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन मेरे हैं 500, 500, 500 और 1000। ये वो हैं जो मेरे एक्टिव हैं, और ये मेरा एक बैकअप है रिज़र्व। ठीक है, तो अब अगर 11 PM टू 5 AM है, 500 किलोवाट का अगर लोड चल रहा है, तो इसके लिए ऑब्वियस बात है जो जनरेटर रिक्वायर होगा वो भी 500 किलोवाट का होगा, 500 किलोवाट का, यानी ये डिमांड तो आपकी पूरी हो जाएगी इस एक जनरेटर से, यानी सिर्फ मैं एक जनरेटर ऑन करूँगा। उसके बाद जब 5 AM टू 7 AM की तरफ जाऊँगा, तो अब क्या हो रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सुबह हो रही है, तो अब इंडस्ट्रीज ऑन होना शुरू होंगी, तो आपके पास अब डिमांड बढ़ेगी। सही है, यानी अब कंजम्पशन बढ़ेगी। होता ये है जब डिमांड बढ़ रही होती है और हमें सप्लाई बढ़ानी होती है ना, तो हम ऐसे नहीं जिस टाइम बढ़ी उस टाइम बढ़ा दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते। हम मार्जिन रखते हैं आधे घंटे का, कि आधे घंटे पहले आपको अपना जनरेटर पैरेलल में ऑपरेट करना है। क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ 5 AM टू 7 AM में क्या हो रहा है, 750 आ रहा है मेरे ख्याल में, क्या आ रहा है 750 किलोवाट। अब इसमें तो 1000 किलोवाट का लगाना पड़ेगा, तो कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई 750 तो हमने रखा नहीं है, 1000 का है। अब कैसे करूँगा, क्या इसको बंद कर दूँ फ़ौरन और उसको चला दूँ, नहीं 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 नहीं, आपको आधे घंटे का मार्जिन रखा, और आपने क्या किया, पहले इसको फ़ौरन बंद नहीं किया, इसके पैरेलल में पहले आप ऑपरेट करते हो 1000 किलोवाट को कुछ देर के लिए, यानी अभी 15 किलोवाट हो जाएगा, 1500 किलोवाट हो जाएगा। उसके बाद जब देखते हो जब पूरा लोड आपका शिफ्ट हो जाता है 1000 किलोवाट पे, तब आप 500 वाला बंद कर देते हो। तो ये होता है हाइब्रिड डिज़ाइन। अब कितना फ़ायदा हो रहा है कि आप कितनी आसानी से लोड स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर एक जनरेटर होता तब तो आसानी तो ये होती कि मेंटेनेंस वगैरह नहीं होती, इतनी ख़ास इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर नहीं होती, लेकिन लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती। लेकिन देखिए रिलायबिलिटी इफेक्ट हो सकती थी, और हमें इस क्वेश्चन में रिलायबिलिटी ही मेंटेन रखनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1000 किलोवाट का जनरेटर ऑन कर दिया, 500 का बंद कर दिया कुछ टाइम बाद। ठीक है, लिखी हुई थोड़ी यहाँ पर। 7 AM टू 9 AM में क्या होगा, क्योंकि अब जस्ट हाफ एन आवर बिफोर 7 AM सिंस द लोड इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज, अब पता है कि लोड बढ़ने वाला है, तो कि अब मेरे ख्याल में आगे और बढ़ रहा है, 1500 पे जा रहा है, क्या है मैं देख लेता हूँ, 1000 पे जा रहा है, फिर 2000 पे जाएगा, फिर 2500 पे जाएगा पीक पे 12 बजे। अब लोड बढ़ना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, सिंपल क्या करूँगा, अभी फॉर एग्जांपल 1000 किलोवाट का अभी सिर्फ जनरेटर ऑन है, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने ये 500 वाला तो बंद कर दिया। तो अब क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों को साथ ऑपरेट कर सकता हूँ, या मैं बैकअप जनरेटर भी ऑन कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा 2000 किलोवाट की लोड की डिमांड पूरी हो जाएगी मेरी। मैंने लिखा हुआ आगे, एक्सपेक्टेड टू राइज द जनरेटर 1000 किलोवाट विल स्टार्ट एंड रन पैरेलल विद 1000 किलोवाट जनरेटर। ठीक है, तो यानी अब 1000 किलोवाट मैंने रिजर्व में रखा है, वो भी ऑन कर सकता हूँ रिजर्व में, या तो अगर नहीं ऑन करना मुझे, तो मैं ये दोनों कंबाइन करके भी ऑन कर सकता हूँ, इससे भी डिमांड पूरी हो जाएगी। ठीक है, सही। अच्छा, अगेन लोड इज एक्सपेक्टेड टू राइज, अब आगे और लोड बढ़ रहा है, तो अब 2000 से जब वो पीक पे जाएगा, तो मैं आखिरी वाला जनरेटर भी क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा। ऑन करने का तरीका क्या है, पहले आधे घंटे पहले ही इसको क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मुझे पता है कि इस टाइम पे ये डिमांड बढ़ जाएगी 12 बजे, और मैं 12 बजे ही ऑन करूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिलायबिलिटी इफेक्ट नहीं करनी हमें, रिलायबिलिटी हमारी मेंटेन रखनी चाहिए, यानी रिलायबिलिटी इज़ अबाउट अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर विदाउट कंप्रोमाइजिंग द पावर क्वालिटी। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द पावर क्वालिटी इट इंक्लूड्स वोल्टेज रेगुलेशन, फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन, वट एवर, हार्मोनिक लॉसेस एक्सेट्रा। लेकिन ये आपकी कंपनसेट नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा ब्रेक आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, तभी हम आधे घंटे का मार्जिन रखते हैं। सही है। उसके बाद क्या है कि आपने क्या किया कि अब भाई आपके पास अब लोड कम होना शुरू हो जाएगा, तो क्या आप जाहिर सी बात है अब आप नून की तरफ नून से फिर आप क्या जा रहे हो, इवनिंग की तरफ जा रहे हो, लोड कम होंगे, तो लोड कम जैसे जैसे होते चले जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी में सब लिखा हुआ है, जो आप जनरेटर वो बंद करते चले जाओगे।
तो क्या हुआ, आप एक तरीके से आपने हाइब्रिड सिस्टम बना दिया। हाइब्रिड सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने बैकअप भी रखा हुआ है। बैकअप क्यों रखा है, बैकअप बताता हूँ अभी, ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। पूरी थ्योरी इसी में लिखी है, मैं नोट्स अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब मैं बताता हूँ बैकअप का फ़ायदा क्या होगा। अब बैकअप का फ़ायदा ये होगा, लेट्स सपोज इधर ही आ जाते हैं। लेट्स सपोज अब ये मेरी क्या है, ये मेरी पीक डिमांड है लेट्स सपोज किलोवाट ना, ठीक है। हुआ ये कि ये जनरेटर जो मेरा एक्टिव जनरेटर था, ये बैकअप नहीं, बैकअप ये है, ये बैकअप है, ठीक है। ये बैकअप जनरेटर अभी ये है और ये सारी एक्टिव है मेरे जो मैंने इंस्टॉल किए हैं। हुआ ये कि ये फेल हो गया, ये ही मेंटेनेंस में चला गया, किसी वजह से मेंटेनेंस में भेजना पड़ गया। एक टाइम जब मेंटेनेंस में कोई जनरेटर जाता है तो पूरे 24 घंटे लेता है मेंटेनेंस के लिए। उस 24 आवर्स में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आप बंद कर दो सप्लाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो होगा ये कि अब ये तो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे 1500 वाले, 1500 वाले, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपका काम आएगा ये रिजर्व जनरेटर, अकॉर्डिंग टू केस 2, ये कंपनसेट कर देगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि लेट्स अब ये कंपनसेट होगी, अपनी पीक डिमांड पूरी हो जाएगी। अब लेट्स सपोज अगर ये 500 वाला चला जाता है तो ये 500 वाला चल जाएगा, तो ये 500 वाला एक्टिव हो जाएगा, सही है। ये चले जाएगा तो इसके तो बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह फ़ायदा होता है कि बैकअप इसलिए हमने कंसीडर किया है, क्योंकि हम ये सिर्फ अगर केस 3 अप्लाई कर देते, अगर ये चले जाता मेंटेनेंस में और ये बैकअप नहीं होता तो नुकसान। अच्छा, एक ये भी था बुक में ऑलरेडी, अच्छा बुक अब मैंने इसको थोड़ा चेंज क्यों किया, असल में बुक में ना इस तरह हुआ है। अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल देखें ना, जो स्लाइड वगैरह में मिलेगी, उसमें 1000 के 2 हैं और एक 500 का है और 1000 का एक बैकअप है, ठीक है। ऑल दो जनरेटर कितने हैं, 4 हैं टोटल, एक रिजर्व मिला के 4 है और एक्टिव जनरेटर 3 है, इसमें एक्टिव जनरेटर 4। ऑल दो ये ज़्यादा रिलायबल है, रिलायबल का मतलब है कॉस्ट एफिशिएंट है, इकोनॉमिकल सही है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 जनरेटर यूज़ हो रहे हैं, इसमें जनरेटर 4 हो रहे हैं, इसमें आपको रनिंग कॉस्ट भी लगेगी, कैपिटल कॉस्ट भी लगेगी, सो ऑन, मेंटेनेंस रिक्वायर होगी, लेबर रिक्वायर होगी आपको। इसमें नुकसान क्या होगा, लेट्स सपोज 500 अगर आपका मेंटेनेंस में चला जाता है, यहाँ पर तो ये था कि दूसरा आपके पास मौजूद होगा, यहाँ पर ये होगा कि आपको 1000 वाला यूज़ करना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, अंडर यूटिलाइजेशन वाला केस आ जाएगा। मेरी बात समझे, ऑल दो वो भी अब अंडर यूटिलाइजेशन होगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही होगी। इसमें ये होगा कि अब जब 500 होगा तो 500 वाला ही मौजूद है, ठीक है। तो ऑल दो अगर ओवर टाइम देखें तो कॉस्ट कम लगेगी, तो इसलिए मैंने अब ये मेरा केस हो सकता है, आपका चेंज भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लें। मुझे ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा ठीक लगा तो मैंने कंसिडर किया, ठीक है। ऑल दो सॉल्व एग्जाम्पल में इस तरह हुआ था, लेकिन हमें थोड़ा चेंज करना था इसको, तो सॉल्व एग्जाम्पल के हिसाब से चलेंगे, तब भी आपके पास फैक्टर वगैरह यही आ रहे होंगे, आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी यही होगी। क्योंकि आपके देखें अगर आप इसको ऐड करें, ये 1000 हो जाएगा, ये आपका 2500 हो गया, इसमें ऐड कर देंगे 3500 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन आपको वही ना, इसको आपने डायनेमिकली देखना है कि क्या आप इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म पे, ये भी आप कंसिडर करना है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ये हमारा था पावर जनरेशन का सेकंड लेक्चर। आई थिंक समझ आया होगा और मैं नोट्स अटैच कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।